दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी। पिछले कई दिनों के बाद स्टॉक फिर से तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हुआ है। सितंबर महीने में पहली बार स्टॉक 260 को क्रॉस किया है। क्या यहाँ से अब एक तेज़ी की संभावना बनने वाली है? क्या इस बार स्टॉक 400 को क्रॉस कर जाएगा? मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी है कि उन्होंने क्वार्टर टू की तैयारी कर ली है, यानी जल्द ही हमारे सामने क्वार्टर टू का रिजल्ट होगा। अगर रिजल्ट इस बार बेहतर रहा तो फिर स्टॉक को कोई रोक नहीं पाएगा। वैसे भी देखें तो एक के बाद एक बिजनेस अब शुरू होने जा रहे हैं। कंपनी ने जो रणनीति बनाई है वो वाकई में बाजार में अपनी लीडर पोजीशन बनाने की तैयारी है। और बिजनेस एक नहीं है, कम से कम 8 से 10 बिजनेस है अलग अलग जो कंपनी शुरू करने जा रही है, और बहुत सारे बिजनेस शुरू भी हो चुके हैं। ऐसे में क्या आने वाले इसमें एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही फ्राइडे को पॉजिटिव हुई 350 पर, क्लोजिंग 349 के आसपास थी गुरुवार की। और वहाँ से आप देखें तो एक बार तो 349 तक स्टॉक आया, यानी गिरावट तो नहीं हुई लेकिन गुरुवार की क्लोजिंग को उसने टच किया। वहाँ से एक शानदार तेज़ी की शुरुआत हुई और इसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस का खरीदारी करना, और इस वजह से 263 का एक ज़बरदस्त हाई बना। काफ़ी दिनों से जो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था वो 260 तक चला गया ज़बरदस्त तेज़ी बता के, और अंत में क्लोजिंग 258 के आसपास रही, जहाँ पे 2.34% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। बाजार में कोई खास तेज़ी का वातावरण नहीं था, उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल ने कमाल किया। बहुत दिन के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम बढ़ा। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और 1 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन गुरुवार को तो वॉल्यूम सीधा 1 करोड़ पे आ गया, यानी स्टॉक बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। सिर्फ 56 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन फ्राइडे को अचानक वॉल्यूम 7 करोड़ तक पहुंच गया। पूरे महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम और 3 करोड़ तो डिलीवरी बेस काम हो गया। इसका मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, और अगर इस लेवल पे अगर बड़े फंड हाउस खरीदारी करें तो ये सिग्नल है कि स्टॉक आने वाले इसमें बहुत ही बेहतर कर सकता है। और मैंने पिछले कई दिनों से लगातार आपको बोला है कि एक तरह से ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी के लिए तैयार हो सकता है। अब ये सितंबर महीने की बात करें, महीने की शुरुआत में ये स्टॉक आपको 323 का लो बनाता वो दिखाई देगा। इंट्राडे में 2 सितंबर को 323 के आसपास, और ये एक अच्छा मौका था डिप में खरीदारी का। उसके बाद दूसरे दिन स्टॉक ने एक अच्छी खासी बाउंस बैक दे दी, सीधा 350 पे आ गया, और उसके बाद स्टॉक लगातार कंसोलिडेट हो रहा है। आप देख सकते हो कि स्टॉक की जो प्राइस है वो 340 से लेके 350 के आसपास ही रही है, और ये क्लियरली आप देख सकते हो पूरे महीने में आपको जो एक सीमित दायरे में, यानी 340 से 350 355 के दायरे में ही इसने ट्रेड किया है। कभी अप कभी डाउन, बीच बीच में तेज़ी बनती है फिर गिरावट हो जाती है। स्टॉक वही का वही है। आप ये देख सकते हो कि 2 सितंबर से शुरू हुआ स्टॉक, आप देखें तो लगातार उस सीमित दायरे में ही ट्रेड किया, और आप क्लियरली देख सकते हो कि 26 सितंबर तक हमें जो प्राइस थी वो इसी लेवल के आसपास थी, लेकिन सडनली 27 सितंबर को स्टॉक ने वो दायरा तोड़ा और स्टॉक सीधा चला गया 363 पर, यानी इस महीने की ये सबसे हाईएस्ट प्राइस है, क्योंकि इससे पहले 360 के ऊपर स्टॉक कभी गया ही नहीं। ये जरूर है कि 356 तक स्टॉक गया इंट्राडे में, लेकिन ये पहली बार है जब 360 को इसने क्रॉस किया। अब एक नई तेज़ी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक्सचेंज को जानकारी दी नोटिस के माध्यम से कि उन्होंने अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर 2024 से वो ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर देंगे, यानी अब कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, चाहे बोर्ड के मेंबर्स हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से कोई हो या कंपनी के एम्प्लॉयज हो। सबके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है, क्योंकि सेबी का रूल्स है, एक बार जब रिजल्ट तैयार हो जाता उसकी जानकारी पता चल जाती है इनसाइडर को, और उसका कोई गैर फ़ायदा न उठा ले। इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को बैन करने का ये एक नया और एक सही जरिया है। तो देख सकते हो कि सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है, क्योंकि 30 सितंबर को क्वार्टर 2 पूरा होने जा रहा है और जल्द ही क्वार्टर 2 का रिजल्ट हमारे सामने होगा। तो ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी, तब जो कंपनी से संबंधित है वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने के यहाँ पे अपडेट आ चुकी है, यानी जल्दी हमारे सामने रिजल्ट होगा।
अब रिजल्ट की बात कर ले, पिछला रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर था। रेवेन्यू की बात करें तो 418.16 करोड़ के आसपास बताया था, जहाँ पे 3.54% की बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो रेवेन्यू तो कंपनी का बढ़ा, लेकिन नेट इनकम में गिरावट हुई, करीब 312.63 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 5.81% की बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.49 रहा, जहाँ पे 5.77% की बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 74.76% रहा, जहाँ पे 9.04% की बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट गिरा, लेकिन इस बार उम्मीद है कि प्रॉफिट बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो कि ये जो मार्केट एक्सपर्ट है वो अब बुलिश है, इस जो ट्रेडिंग रेंज है जिसको तोड़ा है इसने, देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है खुश घोड़ासरा, उनका कहना है कि काफ़ी समय से स्टॉक 325 से 340 की ट्रेडिंग रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ से देख दो कि जो करंटली जो प्राइस है 360 के आसपास की, यह एक फ्रेश हाई बन गया, तो अब काफ़ी समय के बाद तो यहाँ से एक नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। तो खुश घोड़ासरा का कहना है कि स्टॉक इस बार तेज़ी के साथ आगे बढ़ा तो 400 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे खुश घोड़ासरा का कहना है कि एक बार स्टॉक ने अगर 370 के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया तो फिर 400 इसके लिए दूर नहीं है, 400 को टच कर सकता है। पिछली बार 394 तक हाई बनाया था, इस बार 400 को टच कर सकता है, लेकिन 370 का ब्रेकआउट आना जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ घोड़ासरा के हिसाब से अब खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ से तेज़ी की संभावना बन रही है और आने वाले समय जब बिजनेस शुरू होंगे तो प्राइस भी बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि फंडामेंटली इस समय कंपनी कितनी मजबूत है, क्योंकि सबसे जो लोगों का यही सवाल निकल के आता है कि अभी बिजनेस शुरू नहीं हुए तो कैसे इसके ऊपर भरोसा करें। तो यहाँ पे हम अगर कंपनी के SWOT को एनालिस करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वाकई में निवेश करना चाहिए, यानी इसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इसके अंदर टोटल 10th इसके अंदर स्ट्रेंथ है, यानी इसकी जो मजबूती है वो 10 पॉइंट है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी 12 पॉइंट है। तो ये दोनों इसके पॉजिटिव पॉइंट है, जो है 22 टोटल 22। इसकी वीकनेस अंदर आपको 4 दिखाई देगी और इसके अंदर एक ही थ्रेट्स है, इसका मतलब इसके जो कमज़ोर पॉइंट है वो है 5। तो पलड़ा भारी क्लियरली देख सकते हो कि ये पॉजिटिव पॉइंट का ये 22 वर्सेज 5 पॉइंट। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि इसके अंदर फंडामेंटली कंपनी मजबूत है और पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टॉक आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें, क्या ये वाकई में कमजोर है? पिछले एक महीने में पेयर कंपनियों की तुलना में इसका प्रदर्शन कैसा रहा है? तो बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे देखो कि 13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने -7.9% का निगेटिव रिटर्न दिया है और IRFC ने -13.3% का निगेटिव रिटर्न दिया है। REC लिमिटेड ने -9.2% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने 10.9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और बजाज फिनसर्व्स ने 16.8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इसमें विनर आपको बजाज फिनसर्व्स दिखाई देगा जिसका रिटर्न 16% है, उसके बाद में बजाज फाइनेंस जिसका रिटर्न 13% है और तीसरे नंबर पे आपको जियो फाइनेंशियल दिखाई देगा जिसका रिटर्न 10% है। तो अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में बेहतर किया इसने। इसका मतलब यह है कि यहाँ से एक तेज़ी की संभावना बन सकती है, एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, निवेश करना चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है कि प्रमोटर खुद भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अगस्त 2023 में इसकी होल्डिंग देखिए 45.8% के आसपास थी प्रमोटर की, जो सितंबर में उन्होंने बढ़ा के 46.77% कर लिया और दिसंबर में 47.12% कर लिया। यानी लगातार 3 क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई। फिलहाल 3 क्वार्टर से अभी फिलहाल तो अनचेंज है, लेकिन प्रमोटर अपनी स्थिति मजबूत कर रहे। इस शेयर के अंदर प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं बेच रहे, ये एक शुभ संकेत है और ऐसे में हम इस पर दाव लगा सकते हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 351 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो आपको 343 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ जाती है तो आप देख सकते हो कि 337 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 365 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 370 का लेवल देखने को मिलेगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 378 के आसपास है। तो बिल्कुल अच्छा मौका है, खरीदारी करनी चाहिए। जियो फाइनेंशियल आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।